शांति, वेलकम। आज सेकेंड डे सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हम सब ने बात किया, कल हमारी सबकी जो बातचीत थी वो इस बात को लेकर थी कि सारी समस्याओं का आधार क्या है, सब समस्याओं का मूल क्या है, सब समस्याओं का जन्म कहाँ से होता है और उन समस्याओं को हम दूर करने के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर आज हम बहुत आगे तक इस चिंतन में जाएंगे, कल के सेशन से आगे बढ़ेंगे। आप सभी को कल वाला वीडियो मिल गया होगा, मैंने सभी को लिंक भेजा है जनरली। उस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए सेशन लिंक कर जाएगा और फिर आप आगे की कंटिन्यूटी को समझ पाएंगे। तो मैं आगे की कंटिन्यूटी के हिसाब से आज आपके साथ बात करूंगा। हम सभी प्यारे पिता परमात्मा शिव को याद में एक ही बात बस कहते हैं कि प्यारे पिता हमें वो शांति, वो शक्ति, वो हमारी पवित्रता, वो हमारा प्रेम आप इमर्ज करा दें ताकि हम उनका प्रयोग कर आपका नाम वाला कर सकें। सच्चा परमात्मा की याद की जो सच्चाई है वो इस बात में नहीं है कि हम उससे चीज़ें क्या मांगते हैं। परमात्मा की याद की सच्चाई इस बात से है कि हम उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। ही इज अवर गाइड, वो हमारा गाइड है, वो हमारा कोच है, वो हमारे इंटेलेक्ट को विजन देता है, वो हमें सारी वो चीज़ें बताता है किस तरीके से हम चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो जब वो गाइडेंस हमें मिल जाती है सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस चीज़ को लेकर के हम आज आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि समस्याएं कहाँ हैं। कल हमने क्या चीज़ सीखा, समस्याएं कहाँ हैं, बाहर हैं, लेकिन सोल्यूशन कहाँ है, वो अंदर। सोल्यूशन इज इनसाइड एंड समस्या इज आउटसाइड। तो अब सवाल ये आता है कि यदि मुझे अपनी सभी समस्याओं को जीतना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि अंदर में उन समस्याओं का समाधान एक्चुअली है कहाँ पर, वो है कहाँ, और मैं उसे कैसे जानकर कैसे उसको यूटिलाइज करूँ। सही बात है, आप सब चाहते हैं कि आप सबके, और मैं आज आपको इतना विश्वास भी दिला देता हूँ, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत समय पहले जब हमने इस ज्ञान राजयोग के अंदर कदम रखा और तब से लेकर के दिन प्रतिदिन हमने यहाँ की शिक्षाओं के आधार पर जो अपने जीवन में प्रयोग कर करके, ऐसी शायद ही कोई समस्या हो, मतलब अभी और भी आएंगी, लेकिन अब तक जितनी समस्याएं आई, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये बात बता देना चाहता हूँ कि प्यारे पिता की याद, इस राजयोग के अभ्यास और यहाँ की शिक्षाओं ने मुझे हर समस्या को जीतने के लिए वो मार्गदर्शन भी दिया, वो साहस भी दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं था। अ ब्यूटीफुल थिंग जो कि मुझे मिली। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। अभी मैं आपके साथ जो बातें करूंगा वो अपने अनुभव के बेस पर करूंगा। कल हमारे सामने कुछ कुछ समस्याएं रखी गई थी, किसी के एब्यूजिंग बिहेवियर को लेकर समस्या बताई गई थी, है ना। कहीं पर किसी को अपने रूटीन को लेकर के समस्या बताई गई थी, कहीं पर किसी की कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन उस पर लगातार काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी समस्या थी। किसी की समस्या अपना रिएक्टिव बिहेवियर को लेकर के थी कि हमारा व्यवहार रिएक्टिव हो जाता है और हम संभाल नहीं पाते हैं, फिर रिलेशन खराब होने की बात आ जाती है या दूसरों को हम हर्ट कर बैठते हैं, फिर गिल्ट कॉन्शियसनेस हो जाता है। सो ये जितने प्रकार की समस्याएं, किसी को घबराहट और बेचैनी की समस्या थी, किसी को एंगर की समस्या होगी, लेकिन इन सभी समस्याओं का जो मूल है, कल हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, आज हम उसी प्रक्रिया को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो हम सब इस चीज के लिए गहराई से अनुभव करेंगे। जो भी चीजें मैं आपके साथ बात करूंगा, मुझे उम्मीद है और आप सबको जो भी कुछ समस्याएं आती रहे, जो साथी हमें YouTube पर सुन रहे हैं उनको भी वो चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये सेशन की कंटिन्यूटी है, इट्स अ सीरीज। हो सकता है कि मैं सेशन के दौरान आपकी बहुत सारी चीजें ना भी देख पाऊं, लेकिन हम उस चीजों को देखते रहेंगे और डेफिनेटली हम आपके पास तक
हाँ, उसका सलूशन लेकर के आने का हर संभव प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। हाँ, चाहे वो हम कर पाए, चाहे हम फिर अपने सीनियर्स से पूछ करके आपके पास तक उन चीजों को लेकर के आए, लेकिन हमारा हर वो संभव प्रयास होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा सब गुणों का सागर है, सब शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, उसके पास सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, और हमारी समस्या इस ब्रह्मांड से कोई दूर की समस्या नहीं है। तो इस चीज को हम आज रियलाइज भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन ही वो तरीका है जीवन में जो सच में हमें समस्या से परमानेंट दूर करता है। मैं बार बार एक बात कहता आ रहा हूं आप सभी से कि मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्परेरी। मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है कि मैं अपनी कुछ बातें बताकर, अच्छे अच्छे कोटेशंस देकर, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर आपको मोटिवेट करूं। नहीं, मैं वो आपके सामने रखूंगा जिससे आप रियलाइज कर पाए कि ईश्वर ने आपको और हम सबको बिल्कुल बिल्कुल बराबर शक्तियां देकर धरती पर भेजा है। बिल्कुल बराबर शक्तियां, हम सब में बराबर शक्तियां हैं, हम सब में बराबर का इंटेलिजेंस है। आपको मैं इस बात का पूरा विश्वास दिला दूंगा और पूरे तर्क के साथ, और आप इस बात को एहसास करेंगे। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि परमपिता परमात्मा के पास अंतर का ज्ञान नहीं होता, वो किसी को भी अंतर करके चीजें नहीं देता। वो पिता है, वो अपने सब बच्चों को समानता के दृष्टिकोण से देखता है, और इसलिए वो सभी को बराबर चीजें देखकर भेजता है। लेकिन सवाल वही है, सवाल बिल्कुल उस पिता की तरह है जैसे दुनिया में भी एक पिता अपने बच्चों को बराबर बराबर संपत्तियां देता है, लेकिन उसमें से एक बच्चा तो उस संपत्ति को मल्टीप्लाई करके कई गुना कर देता है, लेकिन एक बच्चा जो संपत्ति उसको मिली हुई होती है वो उस संपत्ति को भी नहीं बचा पाता और कर्जदार हो जाता है। संपत्ति समान दी थी पिता ने, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग करते समय हमने अपने गुणों का प्रयोग किया या नहीं किया, इस पर निर्भर करता है। मैंने संपत्ति का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये बात जीवन के हर क्षेत्र में, हर व्यवहार में, हर संबंध में लागू होती है। आज जब मैं मेडिटेशन के अंदर बैठा तो बहुत सारी बातों को लेकर के मैं भगवान के साथ बातचीत कर रहा था। बातचीत करने का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई भगवान मेरे सामने आके बैठ जाता है। होता क्या है कि जब आप साइलेंट माइंड से बैठते हो और ईश्वर के सामने बैठते हो और उसको पूरा डेडिकेट कर देते हो, है ना, सो आपका जो कनेक्शन है उसके साथ बहुत प्योर हो जाता है, बिकॉज अब आप एक हाईएस्ट स्टेज में होते हो। जब आप सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में बैठते हो तो आपको डायरेक्टली उसी की टचिंग्स आती है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि को समर्पित कर देते हो। आपका समर्पण जब उसके सामने हो जाता है तो फिर वो आपके माइंड को ड्राइव करता है। जब तक आपकी ईगो आपके माइंड को ड्राइव करती है तब तक आपके लिए कोई भी सोल्यूशन पाना असंभव होता है। लेकिन जब आप समर्पण कर देते हो कि ये मेरा माइंड, ये मशीनरी इज अवेलेबल फॉर यू होली फुल्ली, तब वो फिर अपने हिसाब से चीजें करता है। और इसलिए दुनिया में कहा भी जाता है साथियों कि अपने हिसाब से कोई चीज हो जाए तो बहुत अच्छा है, अपने हिसाब से ना हो तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर गॉड का हिसाब किताब चलता है। तो हमने कल जो बात करी वो बात करी कि जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका एक दायरा होता है। मैं आज आपके साथ कुछ कॉन्शियस बेस बातें करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कॉन्शियसनेस आप सबकी बड़ी मदद करेगी। अभी मैं क्या करने वाला हूं, आपने कुछ समस्याएं पूछ ली हैं, लेकिन आज कुछ समस्याएं मैं खुद आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि उन समस्याओं में आप सबकी समस्याएं कहीं ना कहीं कवर होंगी, क्योंकि समस्याएं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समस्या के बिहाइंड का इमोशन। समस्या एक केवल एक्ट मात्र है, समस्या इज ओनली अ एक्ट, प्रॉब्लम इज ओनली अ एक्ट। सो प्रॉब्लम उस एक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है उस एक्ट के बाद उस एक्ट को कैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप कैसे उस एक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, आप उसे कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, आपका परसेप्शन उसके बारे में क्या है, आपके इमोशंस उसके बारे में क्या है। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो मैं बोर्ड पर आपके साथ, बोर्ड पर मैं इसलिए बात करूंगा ताकि आप सबका अटेंशन बोर्ड की तरफ रहे एंड यू लर्न द थिंग्स ब्यूटीफुली। और मेरे जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर यही बोलूंगा, चाहे कितने ही आपको वीडियोस मिल जाएं, चाहे कितना ही आप अच्छे से सुन रहे हो, पर अपना डायरी पेन जरूर अपने पास रखिए, बिकॉज योर डायरी पेन इज योर संपत्ति। वो आपकी संपत्ति है। जब कोई टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाएगी, जब कोई और चीज भी काम नहीं कर रही होगी, एटलीस्ट आपका वो डायरी पेन
आपका वो माइंडसेट वहां पर रहेगा। और डायरी पेन पर लिखने से होता ये है कि आपकी एकाग्रता 100% हो जाती है। सो जो भी चीजें आपको पसंद आती जाएं या जो भी आपके मन में सवाल उठते जाएं, आप उन सब सवालों को भी जरूर 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 लिखते जाएं। चाहे आपकी समस्याएं पारिवारिक हो, चाहे आपकी समस्याएं व्यावसायिक हो, चाहे आपकी समस्याएं सामाजिक हो, चाहे आपकी समस्याएं हैबिट बेस्ड हो, आपकी आदतों पर बेस्ड हो, चाहे आपकी समस्याएं इमोशंस पर बेस्ड हो, एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड हो, धन से संबंधित हो, कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, आप एक बार लिख जरूर लीजिए। हमें पूरा पूरा इंटरेस्ट है आपके जीवन को सुकून पहुंचाने में, क्योंकि हमें परमात्मा ने यही सेवा दी है कि हम जन जन के मन को सुख देने का कर्तव्य पूरा कर सके। मैं आत्मा इसी बात के लिए आप सबके समक्ष अपनी बात रख रही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत विद्वान हूं, मैं आपकी सब समस्याएं सुलझा सकती हूं, नहीं। मैं सिर्फ अपने अनुभव जो मैंने जीवन में पाए हैं, उन समस्याओं के समय पर मैंने क्या माइंडसेट रखा और किस माइंडसेट ने मुझे मदद की, मैं सिर्फ वो अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। मेरा कुछ भी समझाने के पीछे ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आप सब कम समझदार हैं और मैं ज्यादा समझदार हूं और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आप सब उस ईश्वर की अद्भुत रचनाएं हैं, आप सब उस परमात्मा की बहुत प्यारी संतान है, और परमात्मा ने अपने हर बच्चे को बराबर का इंटेलिजेंस दिया है। बस क्षेत्र हमारे अलग अलग हैं, लेकिन इंटेलिजेंस हम सबका एक जैसा है। ओके, कुछ भाई कह रहे हैं कि साउंड कम आ रही है। ओके, ब्रदर वी विल ट्राई कि हम थोड़ा सा और वो चीजें करेंगे, लेकिन अभी आई थिंक लैपटॉप की मैं शायद वॉइस, सबको वॉइस क्लियर आ रहा है? जितने थोड़ा सा हाथ हिला के बताइए वॉइस इज क्लियर। ओके, दैट्स फाइन। बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा और भी अपने साउंड को करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरे पास अभी कुछ माइक का तो नहीं है, बट आई विल ट्राई नाउ। सो अभी हम यहाँ पे जो बात करने के लिए जा रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं, आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। कोई भी प्रॉब्लम, आपकी किसी भी चीज से संबंधित प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब जीवन है तो जीवन में समस्याएं तो जरूर होंगी, है ना। लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो ऐसा संभव नहीं है। लाइफ है तो प्रॉब्लम जरूर रहेगी, ये चीज समझने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती हैं, आप समझिएगा। हम किन चीजों को प्रॉब्लम समझते हैं और किन चीजों को हम अचीवमेंट समझते हैं। अचीवमेंट समझते हैं, या मैं कहूं सॉल्यूशन समझते हैं, या मैं कहूं कंफर्ट समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो जीवन होता है उसमें सबसे पहले कोई भी चीज एक समस्या का रूप लेकर के ही आती है, लेकिन यदि मैं उस समस्या को सॉल्व कर लेता हूं, अगर मेरी समस्या सॉल्व हो जाती है तो उस समस्या के द्वारा मुझे एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट कभी कभी मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, मुझे लगता है कि यस मैंने कुछ सॉल्यूशन फाइंड किया, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कंफर्ट आ जाएगा। लेकिन जब वही समस्या यदि मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देती है, या मैं उससे जो उम्मीद रखता था मुझे वो नहीं मिल पाता है, तो आई फील सैड, मुझे लगता है, मैं दुखी हो जाता हूं कहीं ना कहीं। आई फील्ड लो, मुझे बहुत ही कम फील हो रहा होता है। आई फील डिप्रेस्ड, मेरे को डिप्रेशन की फीलिंग आ रही होती है। और इस तरीके से होता क्या है, जितनी जितनी ये फीलिंग्स बढ़ती चली जाती हैं, उतनी उतनी मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी घटती जाती है। कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम डिक्रीज्ड। आप इस बात को सभी भाई बहनें बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं सिर्फ आपको एक ऐसे माइंडसेट में लेके जाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जीवन में समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी,
मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कल से ही आप अपनी सभी समस्याएं सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज आपके सामने वो दृष्टिकोण रखना चाहता हूं कि समस्याएं आए, कितने भी बड़े रूप लेकर के आए, कितने भी मुश्किल रूप लेकर के आए, लेकिन उस समस्या के समय पर मेरा दृष्टिकोण, मेरी जो मदद करने वाला है, मैं उसके खिलाफ ना जाऊं, मैं उसके खिलाफ ना जाऊं। कैसे? अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। देखिएगा, समझिएगा हम कैसे खिलाफ जाते हैं। मैं आपके सामने यहां पर समस्या रख रहा हूं और आपको ये बात बहुत क्लियर से समझ में आएगी। फर्स्ट थिंग, लेट्स सा एक प्रॉब्लम नंबर P1 आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है। मैं इस प्रॉब्लम के बारे में ही बता देता हूं। देखो, आपके परसेप्शन अपने आप ही आपको समझ में आएंगे। लेट्स से कि आप देखते हो कि आप रास्ते पे जा रहे हो, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, दोनों के बीच आप एक झगड़ा होता हुआ देखते हो। यू सी द फाइट बिटवीन द टू पीपल। बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं को समझने में आपको मदद मिलेगी। दो व्यक्ति हैं जिनके बीच एक फाइट होता हुआ देखते हैं आप रोड पर। कोई भी, आप उनको जानते नहीं है, दे आर द अननोन पीपल फॉर यू। आप उनको देखते हैं, बस थोड़ा सा बोलते हैं देखो आज की दुनिया कैसी हो गई है, और जनरली आगे बढ़ जाते हैं। कोई थोड़ा सा ज्यादा सोशल होगा, उसका वो पुलिस को फोन कर दे या जाकर के बीच उचाप करने की कोशिश करे, व्हाटएवर, इतना ही बस। बट यहां पर वो इस व्यक्ति इस चीज को पर्सनल नहीं लेगा। पर्सनल नहीं लेगा कब? जब ये पब्लिक में हो रहा है, बिकॉज इट्स पब्लिक, वो पब्लिक में घटना हो रही है। लेकिन और इस समय पर आप देखना, आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। इमोशंस डजंट डिस्टर्ब, नहीं होते हैं हमारे जनरली, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने टची होते हैं कि उनको ऐसी सी बातों में डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि सेम घटना मेरे घर में हो रही है। इन माई होम, दो भाई हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, घटना सेम है, लड़ाई वहां पर भी दो लोग कर रहे थे, लड़ाई यहां पर भी दो लोग कर रहे हैं। अब क्या होगा? व्हाट विल गोइंग टू हैपन? अब घटना ये होगी, जैसे ही ये फाइट में देखूंगा, आई फील सैड, आई फील एंगर, आई बिकम एंग्जियस एंड मच मोर, पैनिक। क्यों हो रहा है? नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। एवरीवन, हर कोई क्या समझ रहा है यहां पे आने के बाद में? अब ऐसा ये क्यों हुआ? घटना सेम थी, इवेंट वाज सेम, इवेंट सेम था, लेकिन इवेंट के समय पर रिस्पॉन्स दो है। एक जगह पर रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? अरे कोई बात नहीं है, ठीक है, संभलो, चीजें हो, अलग करो, पुलिस को फोन कर दिया, कुछ कर दिया। सेम घटना घर में हो रही है, रिस्पॉन्स डिफरेंट आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के जवाब अंदर से आ रहे होंगे। क्या जवाब आ रहे होंगे मैं बता देता हूं, बाकी ना इनके अलावा किसी को जवाब आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं मैं चैट बॉक्स में भी। जनरली 99% का जवाब क्या आएगा? घर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पब्लिक के लिए आई एम नॉट। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या लग रहा है? ऐसा ही होता नहीं होता? यहां लगता है मेरा है ये, इट्स माइन। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई यहां पर? घर में क्या चीज आ जाता है? मेरापन, मेरा है, इट्स माइन। और उसको नाम क्या देते हैं हम? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेवारी है। आप एक बात सोचिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वैल्यू, बट सैडनेस, एंगर, एंग्जियस, स्ट्रेस, दे आर द वाइसेस। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाइसेस से पूरा करने की गवाही दे रहा हूं। मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों चिंतित हूं? क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरी जिम्मेवारी है
तो मुझे विकारों के बस होना चाहिए, सोचिएगा प्यारे भाई बहनों, मुझे विकारों के बस होना चाहिए या वैल्यू को मुझे वैल्यू से प्रोटेक्ट करना चाहिए? अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं और मुझे लग रहा है कि यहां पर कोई ऐसी घटना हो गई है, तो इस घटना को करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए मेरे मन के अंदर कि अगर मुझे इस घटना को सॉल्व करना है तो पहले मुझे पीसफुल रहना होगा, मुझे लविंग रहना होगा, मुझे केयरिंग रहना होगा, मुझे कमेंटिंग नहीं बनना होगा, मुझे क्रिटिसाइजर नहीं बनना होगा, मुझे कंट्रोलर नहीं बनना होगा, मुझे एम्पैथाइज बनना होगा। और वो मैं तब तक नहीं बन सकता जब तक कि मैं इसके अंदर मेरापन रख करके, और पता है सैडनेस हो, एंगर हो, एंजियस हो, ये फीलिंग क्यों आती है? ड्यू टू आई फील लॉस। मुझे ये फीलिंग आ रही होती है जब मेरे घर में घटना हो रही होती है, मेरी इज्जत खो जाएगी या इनमें से किसी को कुछ हो जाएगा, कुछ को चोट लग जाएगी, किसी को ऐसा हो जाएगा, परिवार की इज्जत चली जाएगी, आई लॉस्ट समथिंग। ये कॉन्शियसनेस माइंड में आती जाती है और कुछ खो जाने के कारण से आई फील फियर, आई फील सैड, आई फील एंगर, आई फील एंजियस। ये बीमारियां जन्म लेना शुरू कर जाती हैं बिकॉज आई फील लॉस ऑफ समथिंग। घटना पब्लिक में भी वही हो रही थी, बट दैट टाइम मैं ये फील नहीं कर रहा था कि मेरा कुछ लॉस हो रहा है, मेरा कुछ लॉस हो रहा है, वहां मैं फील नहीं कर रहा था। परिवार में घटना हो रही है, I become personalized and I feel loss. Now think about, घटना इंपॉर्टेंट थी या इस घटना के समय पर जो मैंने खुद की कॉन्शियसनेस रखी? कॉन्शियसनेस समझिएगा दोस्तों सब ध्यान से, घटना इंपॉर्टेंट थी या कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट थी? मुझे दुख डर किसकी वजह से आए? घटना की वजह से आए या मेरी कॉन्शियसनेस की वजह से आए? मैंने अपने मन में क्या चैतन्यता रखी थी, मैं खुद के मन में क्या सोच रहा था, ये मैंने सोचा। अभी देखो अजय भाई ने लिखा भी है, फैमिली इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हाउ यू डील विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद वैल्यूज और विद वाइसेस। परिवार एक सबसे प्यारी चीज है और प्यारी चीज के साथ गुणों का प्रयोग होना चाहिए या विकारों का प्रयोग होना चाहिए? सुखदाई चीजों का प्रयोग होना चाहिए या दुखदाई चीजों का प्रयोग होना चाहिए? आपको एक बात और अपने आप से सवाल पूछनी है। लेट्स से कि घटना हो रही थी एंड दैट घटना वाज अ प्रॉब्लम। जब मेरे घर पे वो इवन हो रहा था, that was a problem in front of me. मैं एक घटना से लेके चल रहा हूं, ऐसी में अनेक घटनाएं आपके सामने लाके रख दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय माय इनसाइड, मेरे अंदर से कंट्रोल हो रहा है। मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, मैं अपने आप को क्या समझ बैठा हूं और मैं क्या हूं, इस दो के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा। सो अंडरस्टैंड इट। प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम नीड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम को मुझे करना है सॉल्व, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है? आई नीड इंटेलिजेंस। मुझे जरूरत पड़ेगी इंटेलिजेंस की, मुझे जरूरत पड़ेगी क्रिएटिविटी की, मुझे जरूरत पड़ेगी लव की, मुझे जरूरत पड़ेगी केयर की, मुझे जरूरत पड़ेगी नॉन जजमेंटल होने की। आप चेक कर लीजिए, नॉन जजमेंटल होने की। मुझे यहां पे जरूरत पड़ेगी, है ना, क्या है? रिस्पॉन्सिबल होने की। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? कूल, काम,
कंट्रोल्ड, खुद के ऊपर नियंत्रण, मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली, दिल में अथाह प्रेम, किसी के बारे में जजमेंटल ना होना, और ये महसूस करना कि हर एक का अपना अपना एक रोल है। आई एम प्लेइंग माइन रोल, दे आर प्लेइंग देयर रोल। रोल, हम सब एक मूवी में हैं, ये दुनिया एक नाटकशाला है, इस नाटकशाला में हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, और हर कोई अपना पार्ट अपनी क्षमता के हिसाब से प्ले करेगा। हीरो विलेन की क्षमता पे नहीं जाएगा, विलेन हीरो क्षमता पे नहीं जाएगा। पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा, तब मैं खुद के राइट परसेप्शंस बनाकर उन सभी की मदद कर पाऊंगा। अगर मैंने खुद का कूलनेस खोया, मैंने कामनेस खोई, मैंने कंट्रोल खोया, तो मेरा इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगा। क्योंकि एक इमोशनल आदमी जो इमोशनल होता है उसका इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। आप चेक कर लीजिए, ज्यादातर घटनाएं जीवन में कब होती हैं? When most of the घटनाएं इवेंट कब होती है जिंदगी में? जब हम इमोशनल होकर गलत निर्णय लेते हैं, जब आप भावुक होते हैं। भावुकता का एक ही अर्थ है प्यारे साथियों, एक ही अर्थ, all the emotions inspired by our expectations and attachments, ये दो ही चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने ज्यादा से ज्यादा इमोशंस क्रिएट करने स्टार्ट कर देते हैं, एंड वी गेट डिस्टर्ब्ड इमोशनली। हर इमोशन के पीछे आप चेक कर लीजिएगा, आपको फीलिंग होगी लॉस और गेन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने के लिए जा रहा हूं आप सबके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल द इमोशंस जनरेट क्या फीलिंग में होंगे? लॉस और गेन की फीलिंग, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग, है ना, सक्सेस एंड फेलियर की फीलिंग, आप चेक करो मैक्सिमम फीलिंग क्या है? लॉस एंड गेन, मैंने कुछ पा लिया, मेरा कुछ खो गया, इसने मेरी इज्जत नहीं की, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इज्जत बेइज्जती बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये सफल है, वो फेलियर है, और ड्राइव फ्रॉम पास्ट और फ्यूचर। आप चेक कर लीजिए, यही जनरली मैंने तो पाया है, और भी कुछ हो सकती हैं चीजें, बट मैंने सब ओवरऑल जब देखा इस चीज को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मैं इसी को देख रहा था। कहीं ना कहीं लॉस और गेन की फीलिंग थी, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग थी, सक्सेस फेलियर की फीलिंग थी, पास्ट और फ्यूचर फीलिंग थी, और एक और भी चीज इसके अंदर मैं ले सकता हूं, हैबिट्स। Our habits also create emotions. Old संस्कार also create emotions. है ना? पूरे हमारे पास्ट के वो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना पास्ट वो मैंने इसे लिख दिया, पास्ट एंड फ्यूचर, हैबिट, ये सब मिलकर के जनरेट कर रहे होते हैं इमोशंस। और ये सारी चीजें मुझ में क्यों आ रही हैं, इसके पीछे का कारण होता है माय कॉन्शियसनेस। माय कॉन्शियसनेस, मैं क्या समझ रहा हूं, Who am I? Who am I? ये क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, इस सब के पीछे जब आप जाओगे, जाकर देखोगे, तो आपको पता चलेगा that all feelings due to who am I? मैं कौन हूं, उसकी वजह से। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अब सवाल ये आता है कि ये फीलिंग्स आई क्यों हैं, और इन फीलिंग्स से बाहर आने के लिए क्या किया जाए? What will we do?
हमें इससे बाहर आने के लिए क्या करना होगा, हमें ये देखना है। तो अब आपको समझना है, आप सबसे पहले क्या करिएगा, मैं अब आपको एक फॉर्मेशन में लेकर के जा रहा हूं, ध्यान से करिएगा आप सब यहां पे लिखिएगा आई, यहां पे लिखिएगा आई, ठीक है, और यहां पे लिखिएगा माई। मतलब आप एक पेपर पे करके दो पोर्शंस कर लीजिए उसके, एक तरफ लिखिए आप आई, एक तरफ लिखिए आप माई। एक तरफ आई को डिफाइन कीजिए, डिफाइन आई एंड डिफाइन माई। डिफाइन आई का मतलब क्या है, मैं क्या क्या हूं, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम, मैं क्या समझता हूं खुद को, वॉट आई थिंक, हु एम आई, एग्जैक्टली जो भी कुछ है। केवल ये मत बोलना आई एम अ सोल, आई एम लव, नहीं, ये मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं या कोर्स कर चुके हैं, तो वो बात आ रही होगी, वो तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी क्या सोचते हैं आप, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक इन करंट, मैं करंट की बात कर रहा हूं कि आप अपने करंट सिनेरियो में जो सॉल्यूशंस करते हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। तो अभी करंट में आपकी आई और माई कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट डू यू थिंक? आपके लिए मैं ये 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप सबको। 5 मिनट के लिए आपको ऑल ऑफ यू डू दिस थिंग, आप सबको ये चीज करना है कि आई की कॉन्शियसनेस भी आपको देनी है और माई की कॉन्शियसनेस भी आपको देनी है, यू हैव टू, ठीक, आई कॉन्शियसनेस एंड माई कॉन्शियसनेस। बिलीव करना, बिकॉज मैं आपको रियलाइजेशन में लेके जाना चाहता हूं। मेरा मकसद यहाँ पे लेक्चर करना नहीं है, आई एम नॉट हियर टू डू लेक्चर। मेरा मकसद है आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली रूबरू बातचीत करना, आपके साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड होना। और वो मैं तब हो पाऊंगा जब आप जो मैं कह रहा हूं वो आप करोगे, बिकॉज व्हेन यू डू द एक्सरसाइज एज आई एम सेइंग, देन यू कैन फील जो मैं आपको फील कराना चाहता हूं। क्योंकि सुनने से फील नहीं होगा, करने से फील होगा। जस्ट ऑल ऑफ यू राइट डाउन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट का टाइम है आप सबके पास, 5 मिनट आप ये करिएगा, फिर मैं आपको इसके आगे की ओर लेकर के चलेंगे। यस प्लीज डू। आप चाहें तो तब तक के लिए सभी अपना वीडियोस भी खोल सकते हैं जो भी जूम पर हैं, ताकि मैं आपको फिर सामने करता हुआ देखूं। इवन यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, अगर वो लिख करके कर रहे हैं, सही से सेशन अटेंड कर रहे हैं लिविंग में बैठ करके, उन सबसे भी मेरा यही कहना है, यू डू द एक्सरसाइज। इफ यू वांट टू लर्न दिस सेशन एग्जैक्टली इन योर लाइफ, देन यू डू द एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ मी। बिलीव मी, बिकॉज मैं आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मैं टिल एंड जाना चाहता हूं, ताकि आपके हर इमोशंस तक हम बात कर सकें। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। और याद रखिएगा, लाइफ में जितने प्रकार के में सॉल्यूशंस मिलते हैं ना, कहीं भी साइकोलॉजी में, साइकियाट्रिस्ट के थ्रू, क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर हूं, सो आई नो द वैल्यू। वो जितने सॉल्यूशंस होते हैं, दे ऑल आर द टेम्पररी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। परमानेंट सॉल्यूशन जब तक कॉन्शियसनेस के लेवल पर, आपके थॉट के लेवल पर, आपके थॉट क्रिएशन के लेवल पर चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, कितने क्वेश्चन किया? माई मीन्स मतलब मेरा क्या क्या, मेरापन किस किस चीज में आता है, मैं किस किस चीज को मेरा कहता हूं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे दोस्त, मेरी चीजें,
मेरा रिस्पेक्ट, वॉट एवर, मेरी ये आदत, मेरा गुस्सा, वॉट एवर यू थिंक योर माइंड, जिस जिस चीज को आप मेरा कह के संबोधित करते हो वो हर चीज मेरा में आएगी, और मैं अपने आप को किस तरह की पर्सनैलिटी के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं, मैं वो आएगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि कहीं पर भी हमें ये समझना है कि जब तक मैं खुद का काउंसलर बनना नहीं जानता हूं, मैं खुद के परसेप्शंस को ड्राइव करना नहीं सीखता हूं, तब तक मैं लाइफ में डिपेंडेंसी के दौर में रहूंगा। और मुझे किसी पर भी डिपेंडेंट होने से ज्यादा बेहतर है कि मैं खुद के ऊपर खुद केंद्रित हो जाऊं। आई मीन्स ईगोइस्टिक, इट रिप्रेजेंट थॉट्स। नो, आई मीन्स नॉट ईगोइस्टिक, आई मीन्स व्हाट आई थिंक आई एम। अभी तक मैं अपने आप को क्या मानता हूं। आई मीन्स जस्ट केवल ईगो ही नहीं होता है ना, दैट ईगो शेज यस कि भाई हाँ मैं करना माना ईगो है, लेकिन यहाँ पर वहां पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्योंकि हर बात को मैं कह के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लाइक दे थिंक मैं कहूँ कि मैं प्रमोद कुमार हूँ, मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ, है ना, मैं ये करता हूँ, मैं ये, अपनी आप को आप कैसे डिफाइन करते हो? मैं इस तरह का इंसान हूं, मैं उस तरह का इंसान हूं। हाउ यू डिफाइन यू? अगर कोई आपसे बोले कि द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, देन कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे? अब सोचिए, अब आप, इट्स अ टफ टास्क, बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि अभी तक मैं खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, और मैं औरों को, मैं सोचता हूं मैं औरों को समझ लेता हूं, जबकि मैं भी खुद को ही नहीं समझा हूं ढंग से। आई डोंट नो मी प्रॉपरली, बट आई थिंक आई नो एवरीवन। हम बोल ही देते हैं, अरे मैं उसे जानता हूं, अरे मुझे पता है वो कैसा है, अरे मुझे पता है वो कैसा है। अरे ब्रदर, अभी आप खुद को नहीं जानते हो, दूसरों को क्या जानोगे? That's why I am saying this. Just you write it down properly. Who am I? What I think about myself. मेरी सोच क्या है अपने बारे में? चलिए, मोस्ट प्रोबेबली आपने जो भी किया होगा द बेस्ट है, लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ बातें करने जा रहा हूं। अब आपको मेरी बातें से थोड़ा सा गहराई समझ में आएगा कि इन दो बातों में ही आपके जीवन का सारा समाधान कैसे छिपा हुआ है ना? जस्ट यू थिंक नाउ। अभी आप सोचिएगा कि आप कैसे इस चीज के अंदर हैं। यदि हम बात करें आई की, तो आपने आई से संबंधित क्या क्या चीजें जनरली लिखते हैं, है ना? मैं ज्ञानियों की बात भी कर रहा हूं। अगर ज्ञानी हो जाते हैं तो सपोज मान लें मेरा नाम प्रमोद कुमार था पहले, तो मैं कहना शुरू कर दूंगा मेरा नाम बी के प्रमोद कुमार है, आई एम बी के प्रमोद कुमार। पहले सपोज मैं फिजिक्स लेक्चरर था, मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं, मैं ईश्वरीय सेवाओं में हूं। सवाल ये है कि लेकिन मैं कौन समझ रहा हूं? अगर प्रमोद कुमार किसी भी रूप में समझ रहा हूं और ये चेहरा समझ रहा हूं, सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम फॉर मी। दैट इज द बिग प्रॉब्लम फॉर मी। आपको समझना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं आई एम मीन्स आई एम, अगर इस आई एम के बाद जो कुछ भी लगा रहे हैं ना आप, वो आई एम नहीं है। लाइक योर नेम, आप जो नाम लिख रहे हैं, योर एज, भले ही आप कितने सालों से ज्ञान में हैं, मैं जो करने की कह रहा हूं ना, इस काम को डू ईच एंड एवरी वन, आप सभी साथी से करके देखें। क्योंकि यदि आप बहुत समय से ज्ञान योग में चलते हुए भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, यदि आज भी आपको क्रोध आता है, यदि आज भी आपको फीलिंग्स आते हैं, यदि आज भी आपको दुख की महसूसता आती है, यदि आज भी किसी का व्यवहार, कोई परिस्थिति आपको प्रभावित करती है, इट मीन्स अभी मेरी पहला पाठ ही पक्का नहीं है। और मुझे लगता है कि मुझे पहला पाठ पक्का है, बट मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मुझे पहले पाठ में सारे आंसर कैसे हैं। आप अपना एज आप समझ रहे होंगे, मैं से संबंधित मेरा एज, आप अपना प्रोफेशन समझ रहे होंगे, आप अपना रिलीजन समझ रहे होंगे, आप अपना रिलीजन समझ रहे होंगे, आप अपने आपका कलर समझ रहे होंगे, मैं गोरा हूं या काला हूं, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस समझ रहे होंगे, मैं अमीर हूं या गरीब हूं,
आप अपनी कास्ट समझ रहे होंगे, भाई मेरा मैं इस जाति और इस चीज से बिलोंग करता हूँ। आप नेशनैलिटी समझ रहे होंगे, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, है ना, जो भी हूँ, व्हाटएवर आई, ये आप समझ रहे होंगे। अब अपने आप को इनमें से ही किन चीजों से, इसके अलावा आपने प्रोफेशनली भी बात कर लिया, उसके बाद आप में क्या हो रहा होगा, लेट्स से कि आप में कोई बहुत स्किल है, आप अपनी स्किल समझ रहे होंगे अपने आप को। मैं एमएससी हूँ, मैं बीएससी हूँ, मैं बीएससी हूँ या मैंने बीएससी किया है। कुछ लोग बोलते हैं आई एम बीएससी, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर। You are not your profession, you are not your education, you did it, you did it. But अब क्या है, यदि मेरी कॉन्शियसनेस में से ये सारी चीजें हैं, अब प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, ये सब आउटर हैं, ये सब आउटर हैं, और इन्हीं में ही लॉस और गेन की फीलिंग हो सकती है, इन्हीं में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग हो सकती है, इन्हीं में सक्सेस और फेलियर की फीलिंग हो सकती है, इन्हीं में सक्सेस और फेलियर की फीलिंग आ सकती है, इन्हीं के अंदर पास्ट और फ्यूचर हो सकता है, सब कुछ यहां पर है। बिकॉज मैंने खुद को इन लिमिटेड बॉक्स के अंदर कैद कर दिया, लिमिटेड बॉक्स यहां पे मैंने कैद कर दिया। लेकिन मैं ये भूल गया कहीं ना कहीं कि इन सब के द्वारा जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, अभी मैं बिल्कुल वापस लेकर के आऊंगा, जो रियल मी हूं, जो रियल आई एम है, उस तक पहुंचने के लिए पहले मुझे एक और चीज को समझना पड़ेगा। और वो चीज क्या समझनी पड़ेगी कि आप चेक करिए, ये जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं, मैंने पहले ही आपको बोला, इनके लिए आपको आपका इंटेलिजेंस चाहिए, इनको आपको एक राइट विजडम चाहिए सॉल्व करने के लिए, इनके लिए क्रिएटिविटी चाहिए आपको, इनके लिए प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको। ये सारे वो वैल्यू सिस्टम हैं विच विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑन दीज थिंग्स। सो अगर मुझे इनको ओवरकम करना है तो ये सारी चीज चाहिए। लेकिन अब मेरा अगला सवाल है आप सबके साथ, ये सारी चीजें बॉडी में अंदर कहां होती हैं? ये बॉडी में होती हैं या ये माइंड की प्रॉपर्टी है? ध्यान समझिएगा, मैं अभी एक एक्सपीरियंस और आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले आप जितने साथी हैं, इस चीज को बताने से पहले मैं एक और चीज पे आपके पास आता हूं कि आप सब एक बात को और सोचिए थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे सभी लोग मेरे सामने दिख रहे हैं, बट मैं आपके साथ एक बात करते हुए एक चीज और करना चाहूंगा आप सबके साथ, जस्ट यू अंडरस्टैंड। एक व्यक्ति है जो माउंटेनियर है, जो एवरेस्ट चढ़ना चाहता है या कई बार जाना चाहता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जाना चाहता है, और वो कई बार जा चुका है, कई बार जा चुका। ध्यान समझिएगा, वो ऑलरेडी कई बार जा चुका है, उसके पास पहाड़ चढ़ने के लिए सब साधन अवेलेबल हैं, सब साधन अवेलेबल है उसके पास बूट हैं, स्पाइक्स हैं, जो भी जरूरत होती है, रस्सी है, व्हाटएवर रिक्वायर्ड उसके पास है। लेकिन चाहे वो 4 बार 5 बार जा चुका होगा, लेकिन जब वो अब की बार भी जाने की कोशिश कर रहा होगा तो अंदर में जो कन्वर्सेशन चल रहा होगा, क्या एक फाइट नहीं चल रही होगी उसके अंदर, यार जाऊं ना जाऊं, पिछली बार गया था तो ऐसा हो गया था, नीचे पैर फिसल गया था, अब की बार कुछ हो गया, वापस नहीं आ पाया, तो क्या एक जंग नहीं चलती होगी उसके साथ अंदर अंदर? हाँ या ना? हाँ या ना? जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, बहुत बार उसको पार कर चुका है, बहुत सारी चीजें कर चुका है, लेकिन फिर भी एक बार जब वो नया कदम रख रहा होता है, फिर से किसी नए कदम रख रहा होता है, तब भी वो उन पुराने एक्सपीरियंस को कैरी कर रहा होता है। तो उसमें हुई घटनाएं उसके दिमाग से ये कहती हैं, बेटा पिछली बार तो बच गया था, अब की बार नहीं बचा तो? साधन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन डर भी है। अब ये डर कहां पर है और ये करेज कहां पर है? दोनों इनसाइड है। जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो उसके पास स्किल अवेलेबल है, वो उसे हेल्प नहीं करती है उस डर से ओवरकम करने के लिए। हाँ या ना? वहां पे उसे हेल्प करता है जो उसने अपनी पुरानी यात्राओं में करेज अपने अंदर इंबाइब किया है, जो उसने एम्पावरमेंट इंबाइब किया अपने अंदर, कॉन्फिडेंस इंबाइब किया है। जब वो उसको रिगेन करता है
तब वो उस फाइट को जीत पाता है जो फाइट उसको रोक रही होती है। एक फाइट है जो उसको रोक रही है कि देख भाई पीछे ऐसा हो चुका है। हम सबकी जिंदगी में यही होता है, हम लाइफ में बहुत घटनाएं पार कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जब एक नया चैलेंज जिंदगी में सामने आता है, अंदर से लगता है यार पहली बार तो हो गया था, अब की बार नहीं हुआ तो। आदत है अंदर से। डर जो होता है, डर मेरी काउंसलिंग शुरू कर देता है, और डर मेरी काउंसलिंग करके कभी कभी मेरी क्रिएटिविटी खो जाता है। याद रखना, फियर इज वेरी डेंजरस टू द क्रिएटिविटी। डर बहुत खतरनाक चीज है क्रिएटिविटी के लिए। डर बड़ी ही खतरनाक चीज है आपके इंटेलिजेंस के लिए। और डर इंटेलिजेंस पर क्यों हावी होता है, मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है। इंटेलिजेंस 4 प्रकार का होता है। जब आप इसका ध्यान रखोगे और सब पे काम करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। पहला इंटेलिजेंस, रैशनल इंटेलिजेंस। मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि जितनी समस्या आपकी जिंदगी में आ रही हैं वो इन 4 प्रकार के इंटेलिजेंस से ही दूर होंगी। द फर्स्ट इंटेलिजेंस इज रैशनल इंटेलिजेंस। द फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज रैशनल। रैशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? वो इंटेलिजेंस जो आपको सब्जेक्टिव लर्निंग देता है, जिससे आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, है ना, और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। वो सारा जो माइंड होता है दैट इज कॉल्ड रैशनल इंटेलिजेंस। रैशनल इंटेलिजेंस की खास बात क्या होती है? मैं आपको कोई काम दूंगा, आप बोलोगे हाँ हाँ प्रमोद भाई हम सोच के बताएंगे, हम अभी सोचते हैं इसके ऊपर, अभी सोचा नहीं है, वी विल थिंक। इट मींस आप रैशनल माइंड का यूज करोगे, रैशनल माइंड का यूज करोगे। और रैशनल माइंड की खास बात क्या होती है? कंज्यूम मैक्सिमम एनर्जी, प्रोड्यूस मिनिमम रिजल्ट। और यही कारण होता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि बच्चा जब शुरू शुरू में जाता है वो बैठता भी है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ जाता है, लेकिन होता क्या है उसके साथ कि उसे रिजल्ट थोड़ा सा मिलता है, थोड़ी सी बात समझ में आती है, थोड़ी सी उसकी मेमोरी कैच करती है। अब वो कहता है इतनी देर तो बैठा मम्मा फिर भी नहीं याद हुआ, या पापा मैं इतना तो कर लिया, होता ही मेरे से तो होता ही नहीं है। एंड दे लूज देयर कॉन्फिडेंस बिकॉज दे आर यूजिंग देयर रैशनल इंटेलिजेंस। बट द सेकंड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका अगर इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं है तो याद रखिएगा वो आपको डाइवर्ट भी कर देगा और वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर देगा, वो आपके साहस को भी चुरा लेगा। आपकी भावनाएं ही आपके साहस पर हावी होती हैं। आपके डर वाली भावनाएं आपकी साहस वाली भावनाओं को कमजोर करती हैं। तभी एक आईएएस ऑफिसर जाता है और जाकर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर लेता है। वो रैशनली इंटेलिजेंट था लेकिन इमोशनली खुद को नहीं संभाल पाया। दुनिया में जितने भी विद्वान लोग कोई भी गलत काम कर रहे हैं उसका एक ही कारण है, दे आर नॉट एनफ इंटेलिजेंट इमोशनली। हमारी भावनाएं, तभी कहते हैं भैया भावनाओं में मत बहो, थोड़ा सा अपना समझ का भी काम ले लो, थोड़ा समझ से भी काम ले लो, ज्यादा भावुक होना ठीक नहीं है। लेकिन भावना में ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी को अपने इमोशंस को संभालना आ जाए तो वो लाइफ में दुनिया को संभाल सकता है। दे कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अब समझना क्या है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस कब थमेगा आपका? जब तक आप ये समझ रहे हो यू आर दिस नेम, यू आर दिस एज, यू आर दिस बॉडी, जब तक आप में इस लिमिटेड की कॉन्शियसनेस है आपके भाव कभी आपके कंट्रोल में आएंगे ही नहीं। बिकॉज फीलिंग ऑफ लॉस जुड़ी रहेगी आपके साथ। कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा ये नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा प्रोफेशन ना चला जाए। जब तक आप बॉडी की फीलिंग में हो आप फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। कितनी कोशिश कर लेना आप, आपको लगेगा मेरा बच्चा ना चला जाए, मेरी फैमिली ना चली जाए, मेरा प्रोफेशन ना चला जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरा क्या होगा, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं। हु एम आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम रनिंग दिस बॉडी। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से कि मैंने एक चाकू पकड़ा, ध्यान समझिएगा क्लियर से, मैंने एक चाकू पकड़ा, क्या उस चाकू में कोई इमोशन होता है? अ नाइफ हैज एन इमोशन? हेलो, नो। नाइफ को आपने किसी के पेट में डाल दिया, नाइफ में इमोशन नहीं है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी।
इज माई हैंड हैव एनी इमोशन? क्या मेरे हाथ में इमोशन है? हेलो, हाँ या ना? नो, माई हैंड इज ऑल्सो नॉट हैव एन इमोशन. सो इमोशन कहां है? इन माई माइंड. सो आई एम नॉट दिस हैंड, आई कंट्रोल दिस हैंड. ये हाथ मेरे लिए वैसे ही इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वो चाकू मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. मेरी आंख है वैसे ही मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है, मेरे कान वैसे ही मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है. हाउ आई एम यूजिंग माई इंस्ट्रूमेंट, इट विल डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. है ना? मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा. सो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज कभी भी राइट नहीं कर पाओगे यदि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को राइट कॉन्शियसनेस से यूज नहीं किया. तो अब राइट कॉन्शियसनेस मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको. जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उसी दिन मां का भी जन्म होता है, क्योंकि उससे पहले वो बहन होती है, बेटी होती है, कुछ होती है, लेकिन मां नहीं होती है. मां वो किस दिन होती है? जिस दिन वो बच्चे को जन्म देती है. तो जैसे ही बच्चे की कॉन्शियसनेस उसके अंदर आती है, अब मैं इसकी मां हूं, तो उसके अंदर मां नाम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म ले जाती है. उसके वे वाले इमोशंस जन्म लेने स्टार्ट कर जाते हैं. इसका मतलब आप जिस रिश्ते को फील करते हो या जिस कॉन्शियसनेस में होते हो, आपके वही वैल्यूज ऊपर आ जाते हैं. अगर आप फील करते हो यू आर डॉक्टर, तो आपकी डॉक्टर की कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाती है. इंजीनियर, वो कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाती है. लॉयर, वो कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाती है. आप जो भी अपने को फील करते हो, जो कॉन्शियस डालते हो, वे ही वैल्यूज, वही स्किल्स, वही चीजें तुरंत इमर्ज हो जाती हैं और आप उनको करना स्टार्ट कर देते हो. वही इमोशंस हावी हो जाते हैं. अब अगर आप खुद को बॉडी ही समझोगे, आई एम अ बॉडी, तो क्या होगा? बॉडी इज लिमिटेड. अब आपको लगेगा मैं तो हिंदू हूं, तो आपको मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से चिढ़ हो सकती है. आपको लगेगा मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर आप कुछ भी कह सकते हो अपने आप के बारे में. आप सोचोगे भाई मैं इंजीनियर हूं, अब मैं अच्छा इंजीनियर हूं या मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा अच्छा इंजीनियर है. अब कंपैरिजन स्टार्ट हो गया मेरे पास में. अगर मैंने बॉडी समझ लिया, तो बिकॉज बॉडी हैव लिमिटेशंस, और अगर बॉडी में लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस कंपेरेबल हैं. और जब लिमिटेशंस कंपेरेबल हैं, तो फिर इंफीरियोरिटी की फीलिंग भी आएगी, सुपीरियरिटी की फीलिंग भी आएगी, लॉस की फीलिंग भी आएगी, गेन की फीलिंग भी आएगी, सक्सेस की फीलिंग भी आएगी, फेलियर की फीलिंग भी आएगी, पास्ट की फीलिंग भी आएंगी और फ्यूचर की फीलिंग भी आएंगी. और ये सारी फीलिंग फिर मुझ में डर भी पैदा करेंगी, मुझ में दुख भी पैदा करेंगी, मेरे अंदर अशांति भी पैदा करेंगी, मेरे अंदर घृणा भी पैदा करेंगी. और फिर वो चक्रव्यूह बनेगा मेरे अंदर, जिससे मैं किसी के साथ भी जजमेंटल नहीं, मतलब जज नहीं कर पाऊंगा, राइट जज नहीं कर पाऊंगा, जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा हर चीज को. एम आई करेक्ट और नॉट? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो इमोशनल, अगर मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू बी एन इमोशनल इंटेलिजेंट करने के लिए मुझे अपने माइंड को समझना पड़ेगा. किसको समझना पड़ेगा? मुझे माइंड को समझना पड़ेगा. अब आप देखिएगा, ये चारों इंटेलिजेंस का प्रयोग कौन कौन कर रहा है आपके अंदर से, मैं बोर्ड पर लिखकर आपको बताता हूं. 3 चीजें हैं जो आपके अंदर ये सारे काम कर रही हैं. द 3 थिंग्स जहां पर ये सारे सॉल्यूशंस लाई करते हैं, लेकिन उनकी जो वर्किंग है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो समझने का इश्यू है आप सबके लिए. पहली चीज है, जैसा आप सबने माना कि माइंड इज इंपॉर्टेंट, सारा चीज माइंड के अंदर है, बाकी सब आपके इंस्ट्रूमेंट है. आपका हाथ भी इंस्ट्रूमेंट है, आंख भी इंस्ट्रूमेंट है, कान भी इंस्ट्रूमेंट है, ब्रेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है. बट दिस इज योर माइंड, दिस इज योर माइंड. एक चीज माइंड काम कर रही है आपके अंदर, एक चीज आपका इंटेलेक्ट काम कर रहा है आपके अंदर. इंटेलेक्ट, बुद्धि. तभी हम कहते हैं सदा मन की मत किया करो, कभी कभी बुद्धि से भी काम ले लिया करो. ऐसा बोला था ना, सदा मन की मत किया करो, कभी कभी बुद्धि से भी काम कर लिया करो. क्योंकि मन में विचार कितने भी आ सकते हैं, बट बुद्धि डिसाइड करेगी क्या सही है क्या नहीं सही है. क्योंकि बुद्धि इज अ डिसीजन पावर, माइंड इज अ थॉट पावर ना. और तीसरी एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हैबिट, टेंडेंसीज, यानी कि संस्कार. थर्ड थिंग इज संस्कार. संस्कार है ना, संस्कार.
इन्हें क्या बोलते हैं हम? हैबिट, टेंडेंसीज, आदतें। अब सवाल ये है, ध्यान समझिएगा, और ये जो बीच का जो पोर्शन है ना, जो तीनों का सेंटर पॉइंट है, यही है हमारी कॉन्शियसनेस, यही हमारी चेतना है, इसे ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा और कुछ नहीं है, वो इन तीनों शक्तियों का समागम है, इन तीनों चीजों से मिलकर बनी हुई पावर है। और जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तभी तक ये ऑर्गन काम कर रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, हाथ चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये सोल बाहर हो गई, कुछ नहीं होगा। पर ये कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है? माइंड कोई भी थॉट इंटेलेक्ट के पास भेजता है, इंटेलेक्ट उस थॉट के ऊपर विचार करता है। इसका मतलब क्या है? इंटेलेक्ट मस्ट बी शार्प, ये बहुत शार्प होना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि मैं अपने इंटेलेक्ट को शक्तिशाली बनाने के लिए दिन भर में कितनी एक्टिविटी करता हूं या करती हूं। अगर मेरी एक्टिविटीज मेरे इंटेलेक्ट को पावरफुल नहीं बना रही हैं, तो गड़बड़ यहीं से पैदा होगी। माइंड यहां पर फ्लो भेजता जाएगा, अगर इंटेलेक्ट में पावर नहीं होगी टू कैटेगराइज और टू जज राइटली, तो प्रॉब्लम क्या होगी? माई इंटेलेक्ट अपग्रेड माई संस्कार, मेरा इंटेलेक्ट संस्कार को दे देगा, देन संस्कार कंट्रोल माई माइंड। जब मेरा इंटेलेक्ट डिसाइड कर दिया किसी भी चीज को, तो मेरे ऑर्गन परफॉर्म कर देंगे उस चीज को। माई इंटेलेक्ट डिसीजन फोर्स्ड टू परफॉर्म माई एक्शंस, मेरी बुद्धि मेरे कर्मेंद्रियों को मजबूर कर देती है करने के लिए। और जैसे ही मैं करता हूं, करते ही तुरंत वो क्या होगा? वो जैसे रिपीटेशन के प्रोसेस में आएगा, वो मेरी हैबिट्स, मेरी टेंडेंसीज, मेरी इंटेंशंस, ये सब मेरा बनता चला जाएगा, संस्कार बनता चला जाएगा। और बाद में क्या होगा कि अब जब मेरा माइंड थॉट लेकर के आएगा, क्योंकि उसकी फाइल पहले ही क्रिएट हो चुकी है संस्कारों में, तो अब क्या होगा? अब माइंड का थॉट कहीं से आया, बाहर से इंफॉर्मेशन के रूप में थॉट आया माइंड के अंदर। कहां से आएगा? आंखों से, कानों से, है ना, मतलब व्यू करने से, सुनने से, हियरिंग करने से, रीडिंग करने से, एसोसिएशन से। पहले बता चुके हैं, 4 जगह से थॉट माइंड के अंदर आएगा। अब वो पाएगा कि संस्कारों में यहाँ पे एक फाइल है, मेरी फाइल है। अब क्या होगा? अब ये दोनों शक्तियां एक हो जाएंगी और ये माइंड को कमजोर करना शुरू कर देंगी। अगर बैड थॉट यहां पे आया और बैड थॉट की फाइल यहां पे मिल गई, तो अब हो क्या गया? अब मेरी लड़ाई मेरे अंदर ही कॉन्शियसनेस में चल रही है। मेरा मन और मेरे संस्कार मिलकर मेरी बुद्धि को लगातार कमजोर कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अपग्रेडिंग माई इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट की अपग्रेडिंग कैसे होती है? इसके लिए एक ही चीज होती है, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड राजयोगा मेडिटेशन। ये दोनों चीजें इंटेलेक्ट को पावरफुल बनाती हैं। ये इसकी एक्सरसाइज भी है और ये इसका फूड भी है, राइट। तो अगर इंटेलेक्ट मेरा मजबूत होगा, तो अगर मेरा माइंड यहां से बिल्कुल समझ लीजिए जैसे कि इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के अंदर भी अगर कोई पैथोजेंस एंटर कर भी गए, तो पहली लेयर हमारी स्किन होती है, दूसरा हमारा इनेट इम्यून सिस्टम होता है। उसी प्रकार से क्या होगा कि अगर मेरे माइंड के अंदर भी बैड बैक्टीरियाज प्रवेश कर भी गए, मेरी स्किन को क्रॉस कर भी गए, तो मेरा जो इनेट यानी मेरा जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो मेरा इंटेलेक्ट है, उसके पास पावर है कि वो इससे मुझे बचा देगा। लेकिन सवाल ये है कि मुझे बचाएगा कब? जब इसको मैंने एनफ डाइट दी हुई होगी, जब मेरा बुद्धि योग ठीक होगा। कहते हैं बुद्धि योग परमात्मा के साथ लगाओ, बुद्धि योग परमात्मा के साथ। सो इफ यू कनेक्ट योर इंटेलेक्ट विद द गॉड, तो गॉड क्या करेगा? आपको विजडम दे देगा, आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन पावर दे देगा, आपको राइट डिसर्निंग पावर दे देगा, अर्थात परखने की शक्ति दे देगा। और जैसे ही ये शक्तियां आपको मिली, तुरंत आप क्या करोगे कि जो संस्कार की फाइल खुलना चाहती थी, आप उस संस्कार के फाइल के फोल्डर को सेलेक्ट करोगे और डिलीट मार दोगे। यानी कि आप उस आदत को प्रयोग करना बंद करके उसे खत्म कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, जिसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं वो ताकतवर हो जाता है, जिसका कम करते हैं वो कमजोर हो जाता है।
अर्थात जिस एजुकेशन का यूज आप नहीं करते हो या जिन आदतों का प्रयोग आप बहुत लंबे समय तक नहीं करते हो, वो स्लोली स्लोली आपके अंदर से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो मैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही चेक करूं कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किनकी संगत में हूं। और संगत केवल लोगों की नहीं होती है, हर चीज की संगत होती है ना। किताबों की संगत होती है, नेट की संगत होती है, न्यूज की संगत होती है, टीवी की संगत होती है, खान पान की संगत होती है, लॉट ऑफ। आपको चेक करना है whom you associate with। अगर आपने सबसे पहले अपनी फर्स्ट लेयर पर ही इसको राइटली चेक कर लिया, तो पहली बात, मेरे माइंड के अंदर ही कुछ खराब चीजें नहीं जाएंगी। और जब मन मेरा ठीक होगा तो बुद्धि जनरली, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा काम करती हैं, तो फिर क्या होगा, फिर मेरा मन और बुद्धि ये दोनों अलाइन हो जाएंगे। और जब मेरे मन और बुद्धि अलाइन हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब मेरा मन शांत रहेगा, मेरी बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली, मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली, संस्कार बिकम डिवाइन। मेरी आदतें जो होंगी दे बिकम डिवाइन। डिवाइन, उनमें डिविनिटी आ जाएगी, उनके अंदर पावर आ जाएगी। और फिर क्या होगा, ये तीनों एक ही दिशा में काम करेंगे। फिर मन राइट थॉट लेगा, बुद्धि राइट डिसीजन देगी, संस्कार राइटली डिजाइन होकर प्योरीफाई हो जाएगा। और जब ये तीनों एक राइट दिशा में काम करेंगे, तभी जो आत्मा है वो इतनी एम्पावर होगी कि लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस हैं, जितने भी मेरे रिलेशंस हैं, और जितनी भी चीजों को मैंने ये समझा है कि मेरी है, उन सब के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, फिर आई जो है वो माई की राइट केयर करेगा, राइट केयर। क्योंकि अब आई को ये पता चल गया है कि आई एम अ सोल। और अगर मैं सोल हूं तो पहली बात क्या है, सोल इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी जो मर नहीं सकती, जो कट नहीं सकती, जो जल नहीं सकती। और अब एक और कॉन्शियसनेस पे आप आ जाते हैं। एक और, जैसे आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हो तो आपका इंटेलिजेंस आपको एक और बहुत ब्यूटीफुल थॉट देगा, जो मुझे आज ही सुबह सुबह आया और मैं आप सबको जरूर बताऊंगा उसको। मुझे आया कि अगर सपोज करो मेरा कुछ खो गया, आई लॉस। जैसे कि मैं बात करूं, आप में से किसी की अभी अभी किसी को डर लग रहा होगा कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कि मेरे पैसे चले जाए, कि कोविड-19 बहुत कुछ हो रहा है ना, किसी को डेथ का डर लगता है। लेट्स से अगर मेरा कुछ भी लॉस होने का मुझे डर आ रहा है, लेट्स से कि मेरा मनी लॉस हो रहा है ना, मेरा मनी लॉस हो गया, सपोज करिए मेरा जॉब लॉस हो गया, मेरा जॉब चला गया, लेट्स से, है ना, लेट्स, और कुछ भी जो भी आपको लगता हो, व्हाटएवर यू थिंक, आप जिससे बहुत अटैच हो, आपको लगे वो लॉस हो गया। आप ये सोच करिए कि यदि मेरा कुछ भी जो लॉस हुआ है, अगर मेरे पास दो चॉइसेस हो, एक चॉइस मेरे पास में है कि मैं इसके लिए दुखी हो जाऊं, एंगर हो जाऊं, मैं दूसरों को कोसना शुरू कर दूं, कोसना, समाज को, प्रकृति को, भगवान को, सबको कोसना शुरू कर दूं। एक चॉइस मेरे पास ये है। दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं अपने आप को सोचूं, वाह, भगवान ने मुझे एक और मौका दिया मेरी जिंदगी में मेरी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने का। दिस टाइम आई विल क्रिएट बेटर देन बिफोर। लाइक स्टीव जॉब्स, आप सबने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, जिसने आईफोन का जो मालिक था, जब उसने आईफोन को पहले डिजाइन, एप्पल को पहले डिजाइन किया गया था, जिस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था, उसे उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। वो बंदा जीरो पे आ गया था हजारों करोड़ की कंपनी से। लेकिन अगेन उस बंदे ने फिर से काम किया और उसने एक ऐसी चीज डिजाइन कर दी कि जो एप्पल की भी रिक्वायरमेंट बन गई। और बाद में उस व्यक्ति को ससम्मान हाथ जोड़कर वापस लाया गया। वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ यदि मुझे ना निकालते तो मैं एक और नई चीज को ना खोज पाता और शायद मैं लाइफ में इतना बड़ा कभी ना हो पाता। साथियों, चुनौतियां जो होती हैं वो लाइफ में गिफ्ट बन करके आती हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपना पहला वाला चॉइस अपना लेता हूं, मेरे को होता क्या है जिंदगी में, कंफर्ट इतना पसंद आ जाता है कि मेरे को लगता है कि अब मेरा कंफर्ट चला जाएगा। मैं ये नहीं सोच पाता हूं कि कंफर्ट जाएगा तभी तो और ज्यादा इंटेलिजेंस आएगा, तभी तो और ज्यादा पावर्स आएंगी, तभी तो मेरी पर्सनैलिटी और ज्यादा निखरेगी।
क्योंकि कंफर्ट लीड टू लेजीनेस, कंफर्ट लीड्स टू लेजीनेस एंड चैलेंज लीड्स टू एक्टिवनेस, अलर्टनेस, क्रिएटिविटी। अब सोचो, चैलेंजेस आर ब्यूटीफुल और लेजीनेस इज ब्यूटीफुल, विच मेक्स माई लाइफ मीनिंगफुल। मेरी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल कौन बनाएगा, ज्यादा वैल्यूएबल कौन बनाएगा, एट द सोशल टर्म, एट द स्पिरिचुअल टर्म, और सब छोड़ दो, मेरी खुद की नजरों में मैं कब ज्यादा उठूंगा। एक हीरो की पहचान क्या होती है? सो हीरो कॉन्शियसनेस क्या कहलाएगी कि मैं सैड होने की बजाय और ज्यादा कूल हो जाऊं और ज्यादा पीसफुल हो जाऊं, तो इससे क्या होगा, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, मेरा इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा और मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। वरना तो ऐसी हालत हो जाएगी, याद रखना, सैडनेस का, एंगर का या कोसने का जो इमोशन होता है वो बिल्कुल वैसा होता है कि जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो घर में अपनी नाक पे रखा हुआ चश्मा भी दिखाई नहीं देता उसको, चश्मा नाक पे होगा और वो चिल्ला रहा होगा, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। घर में चाबियां सामने रखी होंगी और वो चाबियां ढूंढ रहा होगा पागलों की तरह, बिकॉज इमोशंस मेक्स यू मैड, बट कूलनेस, पीसफुलनेस increase your creativity, increase your intelligence, increase your everything. So that's important. अब आपको सोचना है कि कौन सा परसेप्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक ये परसेप्शन रख सकता हूं कि मैं दुखी हो सकता हूं कि मेरा ये चीज लॉस हो गया, मेरा दूसरा परसेप्शन होता है थैंक यू गॉड, आपने मुझे दोबारा से कुछ और बेहतर क्रिएट करने का मौका दिया। और आप चेक करो, आप सब याद करो अपनी जिंदगी में, आपने जब जब भी कुछ खोया, अगर आप संभले रहे और आपने सकारात्मक नजरिया रखा तो अगली बार उससे बेहतर आया या नहीं आया? आया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, आज हमने जो बात करी उसमें बात हमने ये किया कि व्हाट इज द राइट कॉन्शियसनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हमें ये समझना होगा कि राइट कॉन्शियसनेस क्या है अपनी समस्याओं को सुलटाने के लिए। हमारी कॉन्शियसनेस, इवन देन आपकी बीके लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं बीके के परसेप्शन से बता रहा हूं, बिल्कुल अगर आपका योग सही से नहीं लग रहा है, अगर आप लगातार अपने प्रगति के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, आपको मुरलियां सही ढंग से चीजें नहीं आ रही हैं, है ना, तो अब आपको समझना होगा इसका एक ही कारण है कि मैं अपने आप को अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही समझे हुए हूं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि अगर हमको लाइफ में आगे जाना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा उन चीजों पर कि जो चीजें हमें लाइफ में हमारे सत्य के करीब ले जाएं, है ना। अब आप ये सोचो, जब मैं आत्मा हूं तो जब मैं धरती पे आई, क्या जिन जिन चीजों के लॉस की वो चिंता, क्या मैं उन्हें लेके पैदा हुई थी? क्या मैं उन्हें लेकर के जा सकती हूँ? नहीं। तो फिर वो मेरी कैसे है? मेरी कैसे है? वो सिर्फ मुझे मिली है, मेरे रोल में है। एज एन एक्टर आई एम प्लेइंग द रोल। अगर आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हु एम आई एग्जैक्टली, मैं किसको पावर दे रहा हूं? मैं अपने माइंड को पावर दे रहा हूं, इंटेलेक्ट को पावर दे रहा हूं, अपने संस्कारों को पावर दे रहा हूं, या किसी और चीज को पावर दे रहा हूं? आप किस कॉन्शियसनेस से प्रैक्टिस कर रहे हो मैक्सिमम, इस पे निर्भर करेगा। इसके बाद का कल हम इस बात को और आगे लेकर के जाएंगे कि अब आप जो आपकी एक कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को, जो कि एक विनिंग कॉन्शियसनेस है, अगर आपने अपने को अनलिमिटेड बीइंग मान लिया, आई एम अ सोल, आई एम, माय माइंड इज पावरफुल, है ना। और दो इंटेलिजेंस हमने बात किया, पहला क्या किया हमने, रैशनल, दूसरा इमोशनल। तो जैसे ही मेरे ये दोनों इंटेलिजेंस ठीक होंगे, मेरा तीसरा इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली जाग जाएगा, जिसका नाम है इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस। इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस, जिसमें इंट्यूएशंस आती हैं, जितनी रिसर्च हुई है आज तक इंट्यूएशन से हुई है,
जब मेरे इमोशंस बिल्कुल मेरे कंट्रोल में होते हैं और मेरा इंटेलेक्ट पूरी तरह मेरे कंट्रोल में होता है, आई एम कंट्रोल ऑन माई सेल्फ फुल्ली, तो उस केस में क्या होता है, गॉड फिर मुझे टचिंग्स देता है, मेरा मार्गदर्शन खुद भगवान करता है, एक अच्छी अच्छी इंट्यूशंस आती हैं, राइट टाइम पर राइट टचिंग्स आती हैं, और फिर आप असंभव कामों को भी संभव कर पाते हैं। इंट्यूशंस नीड क्लीन माइंड, क्लीन हार्ट. Clean mind and clean heart catch the intuitions. It will increase your catching power and touching power. और जब आपकी कैचिंग और टचिंग पावर बढ़ जाती है तो आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प हो जाती है, आप राइट टाइम पर राइट चीजें कर पा रहे होते हैं। और पर इन तीनों इंटेलिजेंस को यदि राइटली आपको डिजाइन करना है और इनको बिल्कुल सही सीक्वेंस में चलाना है, so you need spiritual intelligence. And spiritual intelligence means what? You live the life in the real consciousness of I. मैं कौन हूं कि सच्ची कॉन्शियसनेस में जब आप जीना शुरू कर दोगे, तो जैसे डॉक्टरी कॉन्शियसनेस डॉक्टर की स्किल को बाहर लाती है, एडवोकेट की कॉन्शियसनेस एडवोकेट की कॉन्शियसनेस बाहर लेकर आती है, वैसे ही मैं आत्मा हूं की कॉन्शियसनेस मेरी असीमित शक्तियों को मेरे जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करने की समझ और इंटेलिजेंस दे देगी, एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अब ये चारों इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाए जाएंगे, कल हमारा सीरीज का यही रहेगा कि इन चारों इंटेलिजेंस को और डीपली हम कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे इसके ऊपर काम करें, गॉड की पावर्स को कैसे हम अपने साथ कंबाइंड रूप में यूज करें, और कैसे हर सिचुएशन पे हम जाकर के बात करें। अब आप चेक करिएगा कि आपकी जितनी भी सिचुएशंस अब तक थी, उन सिचुएशंस का कारण सिर्फ एक ही चीज है, आपकी ये कॉन्शियसनेस कि आप में हर कोई अपने आप को एक नाम, एक व्यक्ति, एक परिवार का सदस्य, इस दुनिया का एक इंसान, इस रूप में ही अपना जीवन जी रहा है, ना कि ये सोचकर कि यहां मेरा कुछ समय का रोल है, मुझे मेरा रोल सोल की वैल्यूज और सोल की पावर्स से जीना है। तो कल हम इस पे ही बात करेंगे कि व्हाट आर द रियल पावर्स ऑफ माइंड, व्हाट आर द रियल पावर्स ऑफ इंटेलेक्ट, what are the real powers of sanskar, and overall what are the real powers of me as a soul, ताकि मुझे पता होना चाहिए, जैसे बिजली को पता है कि वो करंट है, मैग्नेटिज्म को पता है कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म है, ऐसे मुझे आत्मा को पता होना चाहिए कि सातों गुण आठों शक्तियां मुझ में सदा हैं, और कैसे हैं, और वो यूज क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि कनेक्शन इज नॉट राइट। सो व्हाट इज द रियल कनेक्शन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साइलेंस में बैठेंगे, महसूस करेंगे, बिल्कुल सब अपने हाथ में, आपके पास जो कुछ भी है लीव इट, उसको आप छोड़ दीजिए, जो भी आपके हाथ में है। मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगा, आप सब उन वर्ड्स को महसूस कीजिएगा, एकाग्र हो जाइए, महसूस कीजिए, अपने चारों तरफ की आवाजों को देखिए, अपने चारों तरफ रखे सब सामान को देखिए, उस चेयर को भी देखिए जहां आप बैठे हैं, वो सब मटेरियल है, आउटसाइड है, निर्जीव है, जैसे वो मटेरियल मुझसे अलग है, वैसे ही ये बॉडी, ये हाथ, ये पैर, मेरा ये शरीर, सब कुछ मेरे से अलग है। संसार सब कुछ ये मटेरियल है, शरीर भी एक मटेरियल है, पर मैं, आई एम अ बीइंग, अ सोल, जो कि भ्रकुटी के बीच बैठी है। पावरफुल हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लवफुल हूँ,
ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं अविनाशी शक्ति हूं। मेरा जन्म सबको सुख देने के लिए हुआ है, सबको प्यार देने के लिए हुआ है। सभी सिचुएशंस इजी हैं, मैं सभी सिचुएशंस से ज्यादा पावरफुल हूं। महसूस करें खुद गॉड फादर शिवा मेरे साथ है। मुझसे कंबाइंड मुझे अपनी सभी शक्तियां दे रहे हैं। इसी महसूसता के साथ अपना सारा दिन व्यतीत करेंगे। पीसफुल, लवफुल, पावरफुल।